आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसने 2025 में अपने इन्वेस्टर्स और अपने ट्रेडर्स को इतने पैसे बना के दिए हैं कि जो कि पीएसएक्स की हिस्ट्री में बहुत कम कंपनीज ने बना के दिए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ओवरऑल पीएसएक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो गंधारा ऑटोमोबाइल्स GAL है। मैंने इसकी टैगलाइन रखी है ड्राइविंग वैल्यू फॉर पाकिस्तान इन्वेस्टर, और ये टैगलाइन आई थिंक बिल्कुल ठीक जाती है जीएल वाले केस में। अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप ये जानेंगे कि कैसे जीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ प्रॉफिट्स बना के दिए बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर के रिटर्न्स भी प्रॉमिस कर रही है। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि आज अगर एक रिटेल इन्वेस्टर जीएल के अंदर किसी भी तरह की पोजीशंस बनाना चाहता है तो उसके लिए फ्यूचर में जीएल क्या ऑफर कर रही है। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता चल कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं सीसीपी या किसी भी और इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं इस वीडियो में जिस भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरी ज़ाती राय है, और कोई भी शख्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो कोई किसी भी किस्म का फाइनेंशियल या किसी भी किस्म का डिसीजन जीएल के बारे में या जंधारा ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड लेता है, तो वो उसकी अपनी सवाबदीद पर होगा। मेरा या इस वीडियो का या मेरे यूट्यूब चैनल का उससे किसी भी किस्म का जो है वो तकाजा आप नहीं कर पाएंगे। मेरा किसी भी किस्म का आपकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी किस्म का क्लेम और ब्लेम मेरे चैनल या मुझ पर आप नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये कि अगर आपने किसी भी किस्म का फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो उससे पहले आपने अपनी वर्किंग पूरी कर लेनी है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लेनी है, या अपनी जो है आपने रिसर्च करनी है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जीएएल के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। GAL इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ वीवोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये पाकिस्तान में डोंगफेंग के इम्पोर्टेड ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसूज़ू की लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैक की लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और पिकअप ट्रक्स और पैसेंजर कार्स पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ये सिर्फ एक मोटा मोटा बिजनेस है। इसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विस, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट्स की सेल्स भी इनके बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब हम आते हैं आगे चल के इनके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो अगर हम जीएल के फाइनेंशियल्स देखें तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 2019 से लेकर 2024 तक जीएल की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इसी वजह से शायद इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी कुछ खास इसके अंदर कभी रहा नहीं। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो 2019 वाज द वर्स्ट ईयर जब इसने -51 रुपीज़ की ईपीएस जो है वो दी थी। और उसके बाद 20 से इसकी एक रिकवरी शुरू हुई जिसमें -3 की ईपीएस आई। 2021, 22, 23 वाज कंपैरेटिवली अ बेटर ईयर, जहां पे एटलीस्ट नेगेटिव अर्निंग की वजह बजाय अर्निंग्स पॉजिटिव हो गई। जो चीज़ माइलस्टोन है या जिस चीज़ ने जीएल की पूरी जर्नी के अंदर चेंज किया वो था FY 2024। FY 2024 में 3 ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स का जो इंटरेस्ट है, रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो जीएल के अंदर आया। उसमें से पहली डेवलपमेंट तो ये थी कि जीएल ने अपने कुछ इम्पेयरमेंट लॉसेस बुक किए FY 24 में, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बात क्लियर हो गई कि अब जो रिकरिंग लॉसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी चीज़ जो एक नेगेटिव डेवलपमेंट थी वो ये हुई कि चेरी की जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, चेरी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनसे रिन्यू नहीं किया, जिसके बाद इनके पास से जो चेरी की प्रोडक्ट की सेल्स का जो टाइटल था वो हट गया। मगर 2024 में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि इन्होंने जैक के पैसेंजर कार्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी, और वो डबल केबिन पिकअप थी जो कि अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर, प्राइस टैग के अंदर, उस सेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें एक बहुत ही आइडियल प्राइस के अंदर जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी। और पाकिस्तान की मार्केट ने इनके जैक के उस ट्रक को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, और उसने इनकी जो पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है उसका पूरा सीन ही चेंज कर दिया। अब हम देखें सबसे पहले
तो अगर आप 2019 से लेके 2024 तक देखें तो इट वाज लाइक 10 बिलियन, 5 बिलियन, 2 बिलियन, मैक्सिमम 10 बिलियन और मिनिमम 2 बिलियन या 1.6 बिलियन की सेल्स इनकी हुआ करती थी। ऑन एवरेज सिंगल डिजिट जो है था बिलियंस के अंदर ये सेल्स किया करते थे। मगर 2025 में जैक के डबल केबिन पिकअप आने के बाद इनकी सेल्स 5 बिलियन से बढ़ के, जो FY24 में 5 बिलियन थी, 23 बिलियन हो गई, विच वॉज, आप ये देखेंगे, 330% का इंक्रीज। ये कितनी बड़ी स्टोरी थी कि उसने इनके ना सिर्फ ट्रेडेड वॉल्यूम्स बल्कि इनके जो शेयर के प्राइस थे उसको ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया। हम वो सारी बातें आगे जाके करेंगे, मगर मैं जो चीज़ें आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आपके जहन में रहे, वो ये हैं कि 23 बिलियन की सेल्स के साथ इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19 बिलियन की हो गई। यहाँ एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो 2024 में 5.3 बिलियन की सेल्स के लिए 5.1 बिलियन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ करती थी, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 95% के आसपास का, आप ये समझ लीजिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, जो ग्रॉस प्रॉफिट थे, वो ना होने के बराबर थे। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। मगर 2025 में 23 बिलियन की सेल्स में 19 बिलियन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, जिसकी वजह से इनका 3.9 बिलियन का प्रॉफिट रजिस्टर हुआ, विच वाज इनकी आई थिंक लास्ट 7 ईयर का हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट था। अब अगर हम आप ये देखें कि फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी मेजर डेवलपमेंट जो हुई FY25 में। वो हमने नोटिस किया कि GAL की फाइनेंस कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 50% से जो है वो कम हो गई। जो पहले 3.4 बिलियन हुआ करती थी वो सिर्फ 1.4 बिलियन हो गई, जो कि एक मेजर रीज़न बनी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एबनॉर्मल इंक्रीज की। अगर हम टैक्सेस और वो सारी चीज़ें निकाल दें तो नेट प्रॉफिट GAL ने FY25 में 22.3 बिलियन का कमाया, विच वॉज एक्सेप्शनल। और अगर हम ये देखें कि ये 22.3 बिलियन के प्रॉफिट ने जो शेयर होल्डर है उसके लिए 41.92 रुपीज़ की पर शेयर EPS जो है वो रजिस्टर करवाई। और ना सिर्फ ये, बल्कि GAL ने आई थिंक 10 सालों में पहली दफ़ा 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया। ये कितनी बड़ी स्टोरी है कि जिसने अब पाकिस्तान में जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनका जो ध्यान है वो GAL की तरफ मबसूल करवा दिया है। एवरीवन इज़ नाउ टॉकिंग अबाउट GAL। और अब हम इतनी बड़ी स्टोरी के बाद यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि अब GAL ने जो ये सारी आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी लेके आई है, क्या ये सस्टेनेबल है? अगर सस्टेनेबल है तो इन फ्यूचर एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए इसमें क्या वैल्यू है? सबसे पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी का एक ग्लांस आपको दे दूं। सिर्फ ये एक विजुअल रेफरेंस है, जो बातें हमने की वही है। अगर आप ये रेड कैंडल्स देखें तो ये इनकी सेल्स हैं। आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर इट इज़ मैसिवली ग्रोइंग, जबकि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल्स जो हैं, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट्स बता रही हैं। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट्स देखें तो वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं पिछले 6 सालों में, और जो कि एकदम से बढ़ गए हैं FY25 में। नेट प्रॉफिट्स में आप देखें तो ये नेट लॉसेस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉसेस के साथ साथ FY25 में पहली दफ़ा इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपने इसके अंदर एक्सपीरियंस की है। अब हम आ जाते हैं इनकी सेल्स के डेटा की तरफ। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए। अगर आप, जो मैंने आपसे पहले कहा, FY29 में GAL के जो ग्रॉस मार्जिन्स थे वो 13% हुआ करते थे, लेकिन नेट मार्जिन्स जो थे, जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो -1% थी। FY20 में -12 थी, FY21 में 4% थी, FY22 में 2%, 1%, और FY24 के अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो 2019 से लेकर 2024 तक इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो कंसिस्टेंटली गिर रहे थे। और ये एक सबसे नेगेटिव चीज़ होती है किसी भी कंपनी की। अगर किसी कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स गिरने लग जाएं तो होता यह है कि जो -1% की EPS है वो -5% तक गिर जाती है।
मगर 2025 का जो सूरज था वो इनके लिए एक ख़ास उम्मीद लेके आ रहा था। तो उसमें जो ये मैंने पीछे डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर की, उसका जो इम्पैक्ट आया वो ये आया कि 17% के ग्रॉस मार्जिन्स, जो पिछले 7 सालों के हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन्स हैं, वो जो है वो जीएल की बुक्स पे रिफ्लेक्ट हुए। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि -5% से +10% की नेट मार्जिन्स जो हैं वो इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट हुए। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। अगर हम ये देखें तो यही एक चीज़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि दिस कंपनी इज़ डूइंग समथिंग गुड, कि अगर आप इस कंपनी के अंदर स्टेक्स लेते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट मोर प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम नीचे जाएं, हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमने जो भी ये रिपोर्ट बनाई है उसमें जो मेन कुछ चीज़ें हैं वो हमने कैसे कैलकुलेट की हैं। हमारी नॉलेज के मुताबिक जितनी बेस्ट रिसर्च हम कर सकते थे, उस रिसर्च के मुताबिक जो इनके जैक के कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक है, उस पे इन्हें पर व्हीकल जो है पर यूनिट 1,90,000 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट आता है। और जैक की जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है शहजोर डाला, उस पर 2,70,000 पर यूनिट इनको प्रॉफिट आता है। जबकि जो जैक का डबल केबिन पिकअप है, जो कि आप ये कह लीजिए कि उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करवाया है 2024-25 में, उस पे इनको पर यूनिट 5,40,000 रुपीज़ तक जो है वो प्रॉफिट आता है। यहाँ पर मैं एक बात और बता सकूँ कि अभी इन्होंने अपना एक लो कॉस्ट वेरिएंट भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। FY26 की जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें ऑब्वियसली वी विल हैव बेटर विजिबिलिटी कि उसमें इनकी बुक्स में क्या रेवेन्यूज़ ये लेके आ रहा है। मगर इस वाले वेरिएंट की जो प्राइस है वो जैक के पुराने डबल केबिन पिकअप से बहुत कम है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये ट्रक आ रहा है। और इससे बहुत ज़्यादा इसकी एंटिसिपेशन है कि ये मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज लेके आएगा, एंड इट विल ड्रॉ अटेंशन टू लॉट ऑफ बायर्स। सो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो अब हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैक की ओवरऑल क्वार्टर FY26 की परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो जैक है उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 में इसने 7.12 रुपीज़ की ईपीएस लेके आया था। जबकि FY26 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैक जो है वो 25.49 की ईपीएस लेके आए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि इसमें जो हमारी एंटिसिपेशन है वो ये है कि जैक के जो डबल केबिन पिकअप हैं, इनके 2000 यूनिट्स जो हैं एटलीस्ट मार्केट में सेल हुए होंगे, क्योंकि एज पर माय नॉलेज इनका जो यूनिट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6000 यूनिट्स की है, जो कि इन्होंने जो है इस क्वार्टर में तकरीबन 2000 यूनिट्स असेंबल किए थे। क्योंकि जैक जो है वो पामा को अपने नंबर्स नहीं डिस्क्लोज करता, तो इसलिए हमारे पास कोई बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है इनकी सेल्स की। बट ये जो ऊपर वाली दो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो सेल्स के नंबर्स हैं वो पामा की वेबसाइट में रजिस्टर्ड थे। वो मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, आई शुड हैव मेंशन इट। लेकिन वो एक्यूरेट हैं, बट जैक के इन डबल केबिन पिकअप्स के नंबर्स अभी एक्यूरेट नहीं हैं। बट वी आर सेफली बेटिंग दैट दे वुड हैव सोल्ड 2000 यूनिट प्लस 1500 यूनिट्स। तो अगर इन्होंने 2000 यूनिट्स जैक के डबल केबिन के सेल किए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25.49 रुपीज़ की जो ईपीएस है वो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये मेंशन करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ हाउसेज हु आर बेटिंग दैट जो जैक है वो तकरीबन 32 रुपीज़ की ईपीएस जो है वो डिक्लेयर करेगा। मगर मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ओवर कॉन्फिडेंट, और मैं कोई ऐसे नंबर्स कोट नहीं करना चाहता कि जो हमारी कैलकुलेशंस को बिल्कुल एबनॉर्मली जो है वो हिट कर दे। अगर हम ये देखें कि Q1 में अगर ये 25 रुपीज़ की सेल्स आती हैं, तो मैंने कंजर्वेटिव साइड 22 रुपीज़ की एवरेज जो है नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर सेल्स दी हैं। अगर हम इन्हीं नंबर्स को लेके चलें तो आप ये देखेंगे जो ईपीएस FY24 में 25 के अंदर 41.92 रुपीज़ थी, वो FY26 में एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 91.49, या आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपए तक की आ सकती है। और ये तकरीबन 100% का
इंक्रीज़ है। अगर हम 100% का इंक्रीज़ देखें तो ये कितना बड़ा नंबर है कि अगर आज हम इस कंपनी के अंदर एंट्री लेते हैं तो by the end of 2026 we will be able to earn handsome profits. यहाँ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि GAL के अंदर लॉन्ग टर्म अर्निंग हम कैसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ मैंने एक डिटेल के अंदर 3 ईयर की एक फोरकास्ट यहाँ पर बनाई है। FY 26 में we are expecting that it will bring at least 91 rupees on the books. FY 27 में 50% की ग्रोथ we are expecting कि 136 रुपीज़ की जो है वो ये प्रॉफिटेबिलिटी या EPS लेके आएगा। FY 28 में 204 रुपीज़ की, और ये मैंने बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जो है वो इस EPS को लिया है। अगर हम इस EPS को लेके चलें तो जो सेक्टर का एवरेज पी हम देते हैं 9.33 का, तो उस हिसाब से जो इसकी फेयर वैल्यू बनती है वो 849 रुपीज़ की बनती है। 2027 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो इसकी फेयर वैल्यू है वो 1273 रुपीज़ हो जाएगी। 2028 में 1910 रुपीज़ हो जाएगी। अगर हम इसके करंट पी के रेट्स पर भी लेके चलें तो उस हिसाब से भी इससे जो है वो FY 26 में 742 रुपीज़ का होना चाहिए। FY 27 में इट शुड बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1100 प्लस, एंड 2028 में 16 to 1700 रुपीज़ में से ट्रेड होना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ आपके को बताता चलूँ कि अगर ये एज पर सेक्टर्स पी ट्रेड होने लग जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन नेक्स्ट 3 इयर्स ये जो है वो 3x हो सकता है, विच इज़ abnormally हाई जो है वो कैपिटल गेन्स। तो इस सेंस में इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड शेयर टू इन्वेस्ट इन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। यहाँ मैं आपको कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो GAL के अंदर हो रही हैं वो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ। एक तो ये चीज़ है कि आफ्टर 6 to 7 इयर्स जो GAL है उसके जो नेट कैश है इसके पास फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो पॉजिटिव हो गया है 9.94 बिलियन से, जो कि FY 24 में नेगेटिव 366 मिलियन हुआ करता था, विच इज़ विच इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, जो किसी भी जो है वो एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। दूसरा, इनके पास जो कस्टमर से एडवांसेस की फॉर्म में जो मैसिव इनफ्लो आ रहा है पैसों का, जो तकरीबन 10.4 बिलियन का है, वो जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इनके लिए जो है वो पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। इनकी ऑर्डर बुक्स जो हैं वो इस वक्त फुल हैं, और जो तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इनका डेट है वो 64% से कम हुआ है। अब आप ये देखें कि एक कंपनी जो इतने क्राइसिस में थी उसके कैश फ्लोज भी बेहतर हो गए, कस्टमर से एडवांस पेमेंट्स भी आने लग गई, उन्होंने अपने डेट्स को भी 64% से कम कर दिया है, और इस वक्त बेस्ट लिक्विडिटी इनके पास मौजूद है, और जो सरप्लस कैश है वो इन्होंने बैंक्स में रखवाया हुआ है, जहाँ से इनके पास एडिशनल प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो कि मज़ीद इनके जो कैश फ्लोज हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ हम जहाँ हमने सारी बातें अच्छी अच्छी की, वहाँ हम कुछ रिस्क भी एवेल्युएट कर देते हैं। तो जो सबसे बड़ा रिस्क इनके पास ये है वो है क्रेडिट रिस्क, कि किसी भी तरह के अगर इनके कस्टमर्स या काउंटर पार्ट्स डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो इनको एक पोटेंशियल थ्रेट है लिक्विडिटी क्राइसिस। ऑब्वियसली कंपनी पहले से इस तरह के बहरान का शिकार रही है, तो अगर किसी भी किस्म की क्रेडिट फैसिलिटीज़ या कैश की तंगी होती है तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ नेगेटिव थिंग। मार्केट का रिस्क ऑब्वियसली हमेशा इन्वॉल्व रहता है, जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाते हैं तो सेल्स ड्रॉप होने का ख़तरा है। कमोडिटी के प्राइस अगर इंपोर्ट्स की वजह से किसी भी तरह के रॉ मटेरियल के पार्ट्स या कंपोनेंट्स के पार्ट्स बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मुतासर हो सकती है। अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डॉलर के या चाइनीज़ रिंगिट के जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो दैट विल नेगेटिवली कंट्रीब्यूट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसके अलावा जो है कुछ अंडर यूटिलाइजेशन है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जो कैपेसिटी है वो 6000 यूनिट्स की है,
मगर इट इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट 2000 यूनिट्स। अगर ये मज़ीद कम होती है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, और कंपनी इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो इसको इम्प्रूव करवा के एटलीस्ट 80% तक ले जाएं। जहाँ तक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, वो किसी भी किस्म की जो इंस्टेबिलिटी है, जो जिस तरह के भी वॉर के इश्यूज चल रहे हैं और लॉजिस्टिक्स के इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करेगी। इसके अलावा जो हैं यहाँ पे जो क्लाइमेट रिस्क हमारे इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कंप्लाइंसेस के रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो जो हैं एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में इनके पास जो थी वो ये है कि एक इन्होंने 2.2 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया है, जिससे इनकी एनर्जी कॉस्ट में एक सिग्निफिकेंट जो है वो कमी आ सकती है। इसके अलावा ऑब्वियसली इट विल बी इको फ्रेंडली, और इसके अलावा जो है दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन ESG एंड गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट, और ये चीज़ हमें मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट में नज़र आई है, तो जिसकी वजह से एक इन फ्यूचर जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज भी हो सकती है और कंपनी का आउटलुक बेहतर हो सकता है। प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट, जैसे कि आपको मैंने कहा कि जैक का जो ये T9 हंटर है, वो इन्होंने जो है राइट टाइम पे राइट प्लेसमेंट प्रोडक्ट की है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। तो इसी तरह से दे आर लाइक नाउ वर्किंग ऑन इको फ्रेंडली फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। इसके अलावा जो है वो ईवी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की मार्केट में भी ये एंटर होना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो है सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो इस वक्त मामलात हैं, वो ओवरऑल पिक्चर जो है वो GAL की काफ़ी पॉजिटिव है। अब यहाँ अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, तो यहाँ पे इंडेक्स वर्सेस GAL की परफॉर्मेंस इस लास्ट 1 ईयर आपको मैं दिखाऊं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन दिस कंपनी वाज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड, जो है वो इंडेक्स के बराबर ही ट्रेड हुआ करती थी। बट जैसा मैंने आपको कहा कि 2024 वाज टर्न अराउंड स्टोरी, तो वहाँ से दिस कंपनी took a massive capital gain and now it is trading way above द इंडेक्स। तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंडेक्स से ज़्यादा हाई है। तो ऐसे तमाम ट्रेडर्स जो कि एक तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पे ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए GAL इस वक्त जो है वो बहुत आइडियल कंपनी बनी हुई है। ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, उनके लिए GAL के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे तो ब्लैक लाइन इज बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। इस वक्त जो है वो अप ट्रेंड में है। इस वक्त अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ये पर्पल कैंडल्स देखें, तो दिस कंपनी इज बेसिकली ट्रेडिंग इन दिस वीकली चैनल। और अगर हम यहाँ देखें तो इसने यहाँ अपने वीकली चैनल के पास जाकर रिजेक्शन ली है। नाउ इट इज कमिंग डाउन टू टेस्ट इट्स सपोर्ट। एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद GAL को अपना चैनल का जो टॉप है 700 रुपीज़ का, इसको वहाँ टच करना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो अगर फर्दर डिप लेती है तो वी कैन इजीली से कि अगर ये 500 रुपीज़ के आसपास मिले तो इट वुड बी अ वैल्यू बाइंग। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप ये देखें देयर वाज वन जो है वो ट्रेंड, तो यहाँ से ये टूटा, इसके बाद इसने एक दूसरा ट्रेंड शो किया और ये काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें मूव कर रहा था। मगर जो है वो अक्टूबर में यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो तोड़ के कंसोलिडेशन के फेज़ में ये कंपनी चली गई। अब यहाँ पे मैंने जब इसकी एक कंसोलिडेशन देखी तो आई टुक एंट्री एट दिस पॉइंट। अभी भी जिस रेट पे ट्रेड कर रही है, मेरी एंट्री इसी जगह पे है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम वेटिंग कि ये किसी भी तरह से जो है ये 590 से अगर नीचे गिरती है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, 550 पे आई विल बाय मोर। एटलीस्ट जितनी मेरे पास है उतना ही मैं मजीद आंख बंद करके बाय कर लूँगा। एंड अगर ये कहीं भी चैनल के बॉटम तक आती है 500 रुपीज़ के लेवल पर, तो फिर मैं जो है बैलेंस 50% मुझे जितना भी लेना है मैं सारा यहाँ ले लूँगा, क्योंकि इसके बाद मुझे मालूम है कि इसमें तकरीबन 900 रुपीज़ को टच करना है। सो ये तो मेरा ट्रेड प्लान है। अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, डू योर ड्यू डिलिजेंस, आराम से इसको देखें, इसको चेक करें। अगर और जो सर्टिफाइड आपके जो एडवाइज़र्स हैं उनसे मशवरा करें, अपने ब्रोकर से बात करें। एंड इफ़ यू फील लाइक दैट दिस ट्रेड प्लान मेक सेंस, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। फाइनली आज की वीडियो भी लगता है काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मेरा स्टांस ये है कि इस सारी रिसर्च के बाद मुझे लगता है कि आई हैव
फाउंड अ मल्टी बैगर जो कि 3x रिटर्न दे सकता है मुझे नेक्स्ट 3 ईयर्स, विच इज़ फिनोमिनल। तो मेरी तरफ से आई एम वेरी बुलिश इन GEL। और अगर आपको भी इसमें वैल्यू नज़र आती है तो आप भी इस जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाएं। यहाँ पर हमारा जो GEL का ओवरऑल एक पूरा एनालिसिस था वो ख़त्म हुआ। अगर आपको इसमें वैल्यू मिली हो, आपको लगता हो कि मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन से किसी भी तरह का आपको फ़ायदा हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, शेयर करें। और यहाँ पे अगर मुझसे कोई ऐसी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फर्दर किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको कोशिश करूँगा कि बेस्ट पॉसिबल जो आंसर्स हैं वो दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।